गुड मॉर्निंग बच्चों। पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लोग पढ़ाने के लिए पूजा महाविद्यालय में नियुक्ति की गई है। और अब मुझसे पहले आपको ये राजनीति विज्ञान विषय मैम पढ़ाती थी, उनकी जगह मेरा अपॉइंटमेंट किया गया है। अब ये राजनीति विज्ञान विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट अपना राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। आप लोगों को पहले मैं राजनीति विज्ञान के बारे में थोड़ी सामान्य सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, आप लोग राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के जो 2 पेपर आप लोगों के लगेंगे। फर्स्ट पेपर आप लोगों का ये है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पहला पेपर आप लोगों का पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों को अपन लोग इग्नोर कर जाते हैं, हम डायरेक्ट किताब पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये सामान्य जानकारी दे रहा हूँ, जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं या जिस सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं उस सिलेबस के बारे में सरसरी तौर से हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। 2 पेपर बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के पास चलेंगे। पहला पेपर आप लोगों का राजनीति विज्ञान विषय बीए पार्ट थर्ड ईयर। पेपर का नाम आप लोगों के इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, हिंदी में बोलते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक यानी कि नाम से ऐसा लग रहा है जैसे अजीबोगरीब नाम आ गया। ये कौन से लोग हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भारतीय लोग हैं। हम लोगों को तो ऐसे नाम अच्छे लगते हैं जो हमारे आसपास में हो या भारत के संदर्भ में पहले पुराने नाम सुने हम लोगों ने, वही नाम हम लोगों को सूट करते हैं और अच्छे लगते हैं। लेकिन पाश्चात्य यानी कि यूरोपियन देश, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, ये जो जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, उन यूरोपियन कंट्री के जो जितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं वहाँ पे, उन विद्वानों के बारे में हमें पढ़ना है। और उनके बारे में बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत ये सिलेबस डाला गया है, जिसे आप लोगों के बीच में रहकर हम लोग दोनों मिलकर, आप और हम मिलकर इनके ऊपर डिस्कशन करते जाएंगे। आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत क्या है कि बच्चों को कभी कभी ऐसा देखा मैंने, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, बच्चे थर्ड ईयर पूरी आ जाती है, एग्ज़ाम देने में चल जाते हैं, लेकिन उनको एग्ज़ाम देने तक भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति रहती है कि उन लोगों को उनके पेपर का नाम पता नहीं रहता कि कौन सा पेपर है। तो इसलिए आप लोगों को विशेष का ध्यान रखना है। फर्स्ट पेपर अपना पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, ये प्रथम पेपर है। पेपर आप लोगों के कैसे चलते हैं देखिए, आप लोगों को 3 स्टेप में क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं 2-2 नंबर के, 20 शब्दों में आप लोगों को जवाब देना होता है। दूसरा स्टेप है 5 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, 4 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के 5-5 नंबर के, 100 तक आप लोगों को शब्दों में जवाब देना होता है। फिर आते हैं आप लोगों के 3 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के, जितना लिख सकते हो उतना लिखो। ये हो गए आप लोगों का 20 नंबर, ये हो गए आप लोगों का 20 नंबर, और ये हो गए आप लोगों का 60 नंबर। यानी कि टोटल पेपर आप लोगों का होता है 100 नंबर का। क्वेश्चन आप लोगों के 3 स्टेप में आएंगे, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि आप लोग ये सेलेक्टेड पढ़ो या ये मत पढ़ो या ये पढ़ो। हम लोगों को किताब की नॉलेज के हिसाब से और आप लोगों के भविष्य को बनाने के हिसाब से सारे टॉपिक्स को एक एक करके क्लियर करना है और सारी नॉलेज हम लोगों को रखनी है। पहले जो 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं वो छोटे छोटे आते हैं, किसी की किताब के बारे में पूछ लिया, किसी थिंकर के परिचय के बारे में पूछ लिया। तो ऐसे आप लोगों के 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, और 20 नंबर के हो गए। और 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, वो 20 नंबर के हो गए। 3 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के बड़े क्वेश्चन, जिनमें आप उसको 6 पेज में आंसर लिखो, 7 में लिखो, 10 में लिखो, जितनी आप लोगों की काबिलियत है उनके अनुसार आप लोग लिखते चलो। क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर परीक्षा पास करके आ गए, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, आप लोगों की सामान्य जानकारी लगभग पता है कि क्वेश्चन कैसे हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं। फिर भी मैंने आप लोगों को ये सामान्य जानकारी भी दे दी है। अब देखिए आप लोग, पहले पेपर का जो सिलेबस है आप लोगों का लगने में बहुत छोटा लगता ही है,
कि बहुत शॉर्ट है। ले दे के 9-10 थिंकर पढ़ने हैं, प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास। ये एक ऐसे नाम है कि शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। ये जो थिंकर हम पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आप लोग पढ़ोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप लोगों ने नाम ही पहली बार सुने हो। एक प्लेटो नाम हमारे अब आप लोगों की पढ़ाई में अब तक नहीं टकरा है। अरस्तु आ गया और एक्विनास आ गया। ये 3 थिंकर है, इन तीनों थिंकरों को हम लोगों को पढ़ना है। इन तीनों थिंकरों की जानकारी मैं आप लोगों को सामान्य रूप से अभी सरसरी रूप से दूंगा। वह भाग में आप लोगों को शामिल किया गया मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो। 4 थिंकर दिए गए अपन लोगों को बीच में सेक्शन नंबर बी में। एबेसा कह लो या ABC कह लो, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो कह सकते हैं। फिर सी भाग के अंतर्गत 3 भागों में पूरे सिलेबस को डिवाइडेड किया गया, ए बी और सी के अंतर्गत। सी में है जेरेमी बेंथम, J.S. मिल और कार्ल मार्क्स और जोडलास्की। इनमें से मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कार्ल मार्क्स का नाम जरूर सुना होगा। तो 3 स्टेप के अंतर्गत इस सिलेबस को डिवाइडेड किया गया है। सिलेबस की प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बता दी। क्वेश्चन ऐसे उठेंगे, छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक आप लोगों का सिलेबस चलता है। छोटा क्वेश्चन भी आएगा, उससे बड़ा भी आएगा, फिर सबसे बड़ा भी आएगा। 3 स्टेप के अंतर्गत क्वेश्चन को डिवाइडेड किया गया है। पेपर का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, या हिंदी में कहे कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। अब बात आती है हमारे यहाँ पर टॉपिक से संबंधित। अब देखिए आप लोग, प्लेटो। मैडम ने आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन था, ये अपना जो टॉपिक था, ये टॉपिक आप लोगों का लगभग स्टार्ट कर दिया गया था और आप लोगों को मैडम ने यहाँ तक पढ़ा दिया लॉज। जो अंतिम पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी, द लॉज, यहाँ तक मैम ने आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। मैंने भी उनका वीडियो देखा था। द लॉज उनके जीवन की अंतिम पुस्तक थी। इस पुस्तक को लिखित के दौरान उनकी फिर बाद में मृत्यु हो गई थी। और अब हम लोग ताज्जुब की बात ये देखिए आप लोग, हम लोग कहते हैं कि रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ पुस्तकें लिखी, लेकिन इन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया था वह ज्ञान इतना विशाल था कि पूरे वर्ल्ड को ऐसा लगा कि इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया उस ज्ञान की व्याख्या या इस ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होना चाहिए। इनके विचारों को सभी बच्चों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसलिए हम लोग इनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें थी उन पुस्तकों को पढ़ना कंपलसरी हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के भारत सरकार की जो UGC है उनके द्वारा तय किया गया था कि ये आपके सिलेबस में ऐसा होगा, और हम लोग उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं और इन थिंकरों को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आप लोग देखिए प्लेटो। पहले बात तो दिमाग में रखना है कि ये सब लोग मर चुके हैं, इनमें से एक भी विद्वान प्रेजेंट में जीवित नहीं है। हम केवल उनके जिंदा जो उनके विचार है, जीवित वो नहीं है, जीवित उनके विचार है, और उनके विचार जो जीवित है उनसे ऐसा लगता है कि ये विद्वान भी हमारे बीच में अभी भी जीवित हैं, क्योंकि उनके विचार ऐसे थे कि उनके विचारों को हर देश का नागरिक, हर देश का बच्चा, हर देश का स्टूडेंट सब पढ़ते हैं, क्योंकि उनके विचार अच्छे थे, इसलिए सब पढ़ रहे हैं और इनको सिलेबस में डाला गया। प्लेटो। प्लेटो यूनान का एक महान दार्शनिक विचारक था। यूनान से संबंधित यूरोपियन देश, ये ध्यान रखना आप लोग। प्लेटो यूनान का एक महान दार्शनिक, फिलोसफर, दार्शनिक का मतलब था फिलोसफर। अब एक बात देखिए आप लोग, जो फिलोसफर जब सोचता है ना तो उसके सोचने का तरीका और आम नागरिक के सोचने के तरीके में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये आप लोग बता दूं मैं, फिलोसफर जब किसी तथ्य पर सोचता है तो वो अजीबोगरीब तरीके से निष्कर्ष निकालता है। हम लोग किसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं, जनरली नॉर्मल तरीके से बिहेव कर लेते हैं हम लोग, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब फिलोसफर सोचता है तो उसका सोचने का जो तरीका है वो इतना अलग हटके है जिसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को एक फिलोसफर के बारे में एग्जाम्पल देकर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब फिलोसफर जब सोचता है तो कैसे सोचता है, देखिए
जब मैंने उनके बारे में पढ़ा और सुना मेरे गुरुजनों से, मैं भी एक कन्फ्यूज़न में हो गया था कि ऐसा सोचता था कि सामान्य देखिए हम लोग रूरल एरिया से सब बच्चे आते हैं, ये मुझे पता है कि हमारे इस पूजा महाविद्यालय जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रूरल एरिया से आते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किस तरीके से होते हैं हमें पता है और आपको पता है कि हम इतने इंग्लिश ना तो इंग्लिश बोलने वाले हैं और ना हिंदी बोलने वाले हैं, हम तो मिश्रण जो भाषा चलती है उसके अकॉर्डिंग अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फिलोसफर जो सोचता है देखिए आप लोग अजीब व गरीब तरीके से, एक बार रास्ते पे एक गाय जा रही थी, गाय मान लो या भैंस मान लो, और अंग्रेजों के हिसाब से बफेलो एंड काऊ मान लो। वो जब जा रही थी तो उसने गोबर कर दिया, नेचुरल है। अब गोबर कर दिया तो कोई बाहर गोबर कर दिया तो अपने ग्रामीण रूरल एरिया में यह होता ही है कि भैंस ने पोटा कर दिया तो बाहर कोई आएगी लेडीज़ या जेंट्स उस पोटे को उठाकर ले जाते हैं। अब उस एक लेडीज़ अपने घर के बाहर आई और उसने उस पोटे को रख के उस दीवार पे चिपका दिया, यानी कि जो अपनी प्रक्रिया कहते हैं भाई उसको सोखने के लिए लगा दिया। अब सौभाग्य से उस समय एक फिलोसफर गुजर रहा था। फिलोसफर जब गुजर रहा था तो उसने सोचा कि यार गाय ने या बफेलो एंड काऊ ने ये गोबर जो किया है वो तो ज़मीन पे किया है, लेकिन ये जो गोबर है ये दीवार पे कैसे चिपक गया। अजीब व गरीब तरीके से सोचते फिलोसफर, तो उसी में कन्फ्यूज़न हो गया। लेकिन अपन लोगों ने जर्नलिस्ट हमें पता है भाई किसी महिला ने पुरुष आया होगा उसको उठाया होगा और दीवार पे सूखने के लिए चिपका दिया। लेकिन वो सोचता रह गया यार, वो दिमाग में इतना टेंशन में आ गया कि यार गाय यहाँ पे गोबर कैसे कर सकती है, क्योंकि उनके सोचने का तरीका कुछ डिफरेंस होता है। तो दार्शनिक भी ऐसे होते हैं, दार्शनिक किसी भी तथ्य के इतने डीपली जाते हैं, उनका जो सोचने का जो सेंस है वो एक सामान्य नागरिक से बहुत ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा। तो यूनान का ये जो पहला दार्शनिक था प्लेटो, इसका भी सोचने और समझने का तरीका इतना ही ज़बरदस्त होता था। प्लेटो ने आप लोगों ने देखा था, प्लेटो के द्वारा कई प्लेटो का जन्म करीब 426 ईसा पूर्व में एथेंस नगर में हुआ था और इनके बचपन का नाम अरिस्तोक्लिस था। और इनका जो प्लेटो था, अरिस्तोक्लिस नाम था, प्लेटो नाम कैसे मिला, जब इनका एक शारीरिक शिक्षक था, शारीरिक शिक्षक के द्वारा इनके शरीर की जो बनावट थी उस शरीर की बनावट को इतनी सुंदरता और सुडौल थी प्लेटो की, उनकी सुंदरता और शरीर की बनावट को देख के उनके शारीरिक शिक्षक के द्वारा इनको नाम दे दिया गया था अरिस्तोक्लिस से डायरेक्ट प्लेटो। और बाद में पूरे विश्व में ये प्लेटो नाम फेमस हो गया। अरिस्तोक्लिस नाम एक प्रकार से साइलेंट हो गया, इनका जो वास्तविक नाम था ये हो गया, यहाँ तक इनको नाम दे दिया गया प्लेटो। अब प्लेटो के द्वारा जब उनकी शिक्षा ग्रहण की गई थी तो प्लेटो ने कई प्रकार से 3-4 पुस्तकें लिख दी। देखिए रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स, द लॉज। लेकिन पब्लिक जो सबसे ज़्यादा फेमस पुस्तक आई प्लेटो की वो थी सबसे ज़्यादा फेमस पुस्तक रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक में इन्होंने ऐसे ऐसे विचार लिखे कि उन विचारों के माध्यम से प्लेटो इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि आज ही प्लेटो के द्वारा इस रिपब्लिक पुस्तक के अंतर्गत ही अपने जितने भी जो विचार थे 7 या 6 भागों में इस पुस्तक का वर्णन किया गया था। 6 भागों में या 7 भागों के अंतर्गत इस पुस्तक को डिवाइडेड किया गया था और इस पुस्तक में प्लेटो के द्वारा अनेक प्रकार से अपने संपूर्ण विचारों को समाहित करने का प्रयास किया गया था। देखिए कैसे रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत दिया, रिपब्लिक में इन्होंने न्याय सिद्धांत दिया और रिपब्लिक में इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की। रिपब्लिक में इन्होंने साम्यवादी सिद्धांत की व्याख्या की। अब देखिए रिपब्लिक पुस्तक कितनी फेमस हुई कि उन्होंने इस पुस्तक को 6-7 भागों में बांटा गया था और इसी पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कर दिया, न्याय सिद्धांत का वर्णन कर दिया और आदर्श राज्य की कल्पना कर दी गई और एक साम्यवादी शासन की स्थापना भी इनके द्वारा कर दी। साम्यवादी सिद्धांत, इसे साम्यवाद कह दिया, स्त्रियों का पत्नियों का या स्त्रियों का साम्यवादी सिद्धांत इस रिपब्लिक पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने ऐसे डिवाइडेड कर दिया गया था। शिक्षा सिद्धांत के बारे में आप लोगों को सामान्य जानकारी प्राप्त हो चुकी है, मैंने आप लोगों को लगभग बता दिया। इनकी शिक्षा प्रणाली थी वो काफ़ी लंबी चलती थी, करीब
50 वर्ष तक ये कहते थे कि पढ़ते रहो, जो कि आज के वर्तमान दृश्य को देखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन लोगों को तो 60 या 62 साल में तो सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट कर देती है, तो 50 साल तक पढ़कर क्या करेंगे। नौकरी भी हमें 42 साल या 45 साल हम लोग लग सकते हैं, उसके बाद लग नहीं सकते। लेकिन प्लेटो ये कहता था कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। प्लेटो का ये मानना सही भी था कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाई आप कभी भी कर सकते हो। तो प्लेटो का ये मानना था कि व्यक्ति को 50 साल तक पढ़ते रहना चाहिए, 7 से करीब 50 साल तक, ऐसा मानता ही है। फिर उसके बाद उन्होंने न्याय सिद्धांत दे दिया कि ये कहता है कि सत्य बोलो, सत्य बोलेगा व्यक्ति वो मुझे जो ही न्याय कर सकता है, जो सत्य बोलने की जिसमें कैपेसिटी नहीं है वो जीवन में न्याय भी नहीं कर सकते। उन्होंने न्याय सिद्धांत भी रिपब्लिक में डाल दिया। और एक आदर्श राज्य, यानी कि प्लेटो ने एक ऐसे राज्य की कल्पना कर ली जिसके बारे में आप और मैं सोच भी नहीं सकते। एक साम्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि प्लेटो के राज्य में प्लेटो ने अपनी जनसंख्या देख कितनी सी काउंटिंग की है, 50-40, यानी कि 5040। प्लेटो केवल अपने राज्य में जनसंख्या डिवाइडेड करता है, वो कहता है कि 5040 लोग ही मेरे राज्य में निवास करेंगे, इतनी जनसंख्या होनी चाहिए। अब 5040 के अंतर्गत आज की वर्तमान की अपन लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर देख ग्राम पंचायत की जनसंख्या ही तो भाई गाँव के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत होती है उसकी जनसंख्या है 5040। तो इसलिए देश की जनसंख्या का आकलन प्लेटो ने किया था उस ज़माने में, 426-87 ईसा पूर्व जब उनका जन्म हुआ था, उस ज़माने में उन्होंने भले ही कर लिया हो, लेकिन वर्तमान संदर्भ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और ना हो सकती है। इसलिए उन्होंने जो काल्पनिक राज्य की बनाया वो एक कल्पना मात्र में ही रह गया, उसको वर्तमान के अंतर्गत लागू किया नहीं गया था। लेकिन इनके विचारों की इसलिए पढ़ रहे हैं, उनके कुछ विचार सैद्धांतिक है और उस सैद्धांतिक होने के साथ साथ उनकी व्यवहारिकता भी है, इसलिए वर्तमान समय में हम लोग उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए उनको पढ़ रहे हैं, उनमें भी कुछ ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। अब एक देखिए उनका जो साम्यवादी सिद्धांत था, साम्यवादी सिद्धांत को तो हम लोग सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। प्लेटो साम्यवादी सिद्धांत में ये कहता था कि मेरे राज्य के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का पति पत्नी नहीं होगा, ना उनके द्वारा जो संतान उत्पत्ति होगी वो उनकी होगी। वो कहता था कि राज्य में पहले बात तो वही लोग निवास करेंगे जो सुंदर हो, सुडौल हो, वही व्यक्ति राज्य में निवास कर सकते हैं, अन्य व्यक्तियों को तो वो राज्य में रहने नहीं दे रहा। और वो कहता है कि केवल और केवल विवाह करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को, स्त्री या पुरुष को नहीं है, केवल स्त्री और पुरुष मिलकर राज्य के लिए संतान उत्पत्ति का कार्य करेंगे। केवल प्लेटो ने ऐसा कहा था कि संतान उत्पन्न करने का कार्य आप लोगों को करना है, लेकिन कोई किसी का पति पत्नी नहीं होगा। केवल आप लोगों को राज्य के लिए जो बलिष्ठ और सुंदर होंगे उन्हीं स्त्री और पुरुषों को ये कहा गया था कि आप लोग राज्य के लिए संतान उत्पत्ति का कार्य करेंगे। और वो संतान उनको पता नहीं चलता था कि किसकी औलाद है, जिससे कि मोह, जैसे आज वर्तमान हम लोगों का लगता है ये माता पिता देखते ये मेरा बेटा है, वो अपने बेटे के प्रति ज़्यादा समर्पित है। माँ का प्यार अलग होता है, पिता का प्यार अलग होता है, जो भाई 4-5 भाई होते हैं उनमें अलग अलग होते हैं। तो ऐसा एक चलता ट्रेक है भारत में, ये यहाँ पे चलता है, लेकिन उस समय प्लेटो के समय ऐसा नहीं था। तो लगभग प्लेटो के बारे में मैडम ने आपको सारे टॉपिक जो थे वो लगभग क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि 10 रोज तक आप लोग पढ़ चुके थे और वहीं पर आके ये कंप्लीट हो चुका प्लेटो लगभग आप लोगों का। अब देखिए, आप दिमाग में रखना कि इनकी जो बातें वो काल्पनिक, ये विशेष ध्यान रखना। प्लेटो ने जितनी बातें की थी वो एक कोरी काल्पनिक, उस ज़माने की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कल्पना की थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं था। उन्होंने कल्पना की थी, जो भी कल्पना उन्होंने अपने विचारों में प्रेजेंटेशन करने का प्रयास किया था। कोरी कल्पना की थी उन्होंने कि एक शिक्षा मेरी ऐसी होगी, न्याय प्रक्रिया मेरी न्याय प्रणाली ऐसी होगी, आदर्श राज्य मेरा ऐसा होगा, उसमें साम्यवादी सिद्धांत ऐसा होगा जिसके अंतर्गत रहने वाले लोगों की जनसंख्या इतनी होगी 50-40। इन्होंने एक प्रेजेंटेशन पेश किया था। बाकी ऐसा वर्तमान के अंतर्गत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5040 की जनसंख्या वाला तो कोई देश है ही नहीं आज। तो इस चीज़ को केवल हम एक काल्पनिक मात्र कह सकते हैं, और हम लोगों को केवल इसको ये मान के चलना है कि ये कोरी कल्पना थी जो प्लेटो के द्वारा अपने विचारों के अंतर्गत की गई थी, और उन्होंने विचार थे जो उन्होंने प्रस्तुत कर दिए, अपने अपने विचार होते हैं। अब आ जाइए आप अरस्तु पे।
अरस्तु। जब बात आती है कि यूनान का महान राजनीतिक विचारक, तो प्लेटो की बात जरूर होती है। प्लेटो को यूनान का महान दार्शनिक राजनीति के विचारक माना जाता है। लेकिन जब बात आती है राजनीति विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस, तो जब राजनीति विज्ञान की बात आती है और अरस्तु का उसके बारे में वर्णन ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक एवं पिता भी कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक एवं पिता कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी राजनीति विज्ञान की बात होगी तो अरस्तु का जिक्र होगा ही होगा। अरस्तु के द्वारा एक पुस्तक का वर्णन भी किया गया था, पॉलिटिक्स। ये अरस्तु की फेमस पुस्तक है, पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स पुस्तकों को भी करीब 6-7 भागों के अंतर्गत डिवाइडेड किया गया था। ये देखिए आप, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी, द पॉलिटिक्स, जो इनकी बहुत फेमस पुस्तक थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब अरस्तु ने जो अपने विचार प्रेजेंटेशन किए, उन्होंने भी ऐसे ऐसे टॉपिक उठाए उस समय की परिस्थिति को ध्यान रखते हुए। केवल और केवल उन्होंने ऐसे टॉपिकों को छेड़ा जिनके बारे में आज भी तथ्य हैं। देखिए, अरस्तु कहता है दास प्रथा के बारे में, क्रांतियों का वर्णन, और संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तु ने अपने विचार प्रेजेंटेशन किए, प्रस्तुत किए। वो खास करते उनका ऊपर जो टॉपिक था उनका, वो दास प्रथा के ऊपर था, क्रांतियों के बारे में था, और एक था संविधानों का वर्गीकरण या संविधानों का डिवाइडेड करना, बांटना। ये अरस्तु ने मेन टॉपिक, अरस्तु ने इसी पे वर्णन किया था। अरस्तु को ज़्यादातर विचार हैं और अरस्तु के इन्हीं के ऊपर थे, दास प्रथा के ऊपर, क्रांतियों के ऊपर और संविधानों के वर्गीकरण के ऊपर। अरस्तु ने अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अरस्तु के बारे में मंडे को बिल्कुल सिस्टमेटिक और अरस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप लोग बताता हूँ, BA पार्ट 3rd ईयर के बच्चे, मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जितेंद्र सर मेरा नाम है। मैम कीजिएगा, मुझे यहाँ कॉलेज प्रबंधक के द्वारा बुलाया गया था। अब राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है और आप और हम सब मिलकर इस विषय को बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। आप लोगों के साथ हम राजनीति विज्ञान इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे हम लोग मंडे को।